teaching you blood pressure examination and pulse examination today. This is a very important topic for you people. Okay. क्लिनिकल स्किल्स में आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, चाहे पल्स लेना हो, चाहे ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन करना हो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत अटेंटिवली सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगा. नाउ व्हाट इज आर्टीरियल पल्स? हम लोग कहते हैं आर्टीरियल पल्स होती है, नॉट जस्ट पल्स. क्यों? क्योंकि आर्टरी की पल्स हम लोग फील करते हैं. वीनस पल्स भी होती है, जैसे कि जगलस वीनस पल्स होती है, बट हम लोग को आर्टीरियल पल्स करना होता है. वीडियो जा रही है? हाँ, वीडियो जा रही है. देखो कि अब मैंने अब शुरू करी है, आप मुझे नहीं, ऐसे ही मैं फुल जगह स्क्रीन शेयर करूंगी, बस आपको पीछे बच्चे नहीं दिखेंगे. तो हाँ, आप एस्केप दबा दीजिए, एस्केप. तो फिर वन बाय वन और उसमें वो चलेगा. ओके, व्हाट इज आर्टियल पल्स? इट इज द रिदमिक एक्सपेंशन of the arterial wall by the pressure waves transmitted by a blood flowing through it. मतलब आर्टरी के थ्रू जब ब्लड फ्लो करता है, उसकी वजह से जो एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज पल्स. और ऐसा होता क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. मतलब वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन की वजह से ये एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन होता है. Now, how should we examine the pulse? पल्स एग्जामिनेशन करने से पहले हम लोगों को पूछना पड़ेगा कि पेशेंट ने कोई भी टी, कॉफी, तंबाकू या कोई एक्सरसाइज तो नहीं करी है, बिकॉज इन सब का असर पड़ता है. पल्स इन सब चीजों की वजह से बढ़ी हुई आती है और हमें लग सकता है कि उसको फीवर है या कोई और प्रॉब्लम है. इस वजह से वी शुड फर्स्ट आस्क फॉर दीज थिंग्स. ऐसा है तो नहीं, फिर हम लोग पल्स लेना स्टार्ट करते हैं. 5 से 10 मिनट तक पेशेंट को बिठाते हैं आराम से, अगर वो कहीं से चल के आया है तो. ठीक है. पल्स एग्जामिनेशन हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, उसको डिटेक्ट कर सकें. ठीक है. अब कैसे करना है? पल्स एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोगों को सब्जेक्ट की रेस्ट लेनी है, किसी सरफेस पे उसको लाई डाउन कराना है, एंड देन 3 फिंगर्स की हेल्प से उसको पाल्पेट करते हैं. पाल्पेट मतलब दबाते हैं. 3 फिंगर्स की हेल्प से हम लोग करते हैं. और रिस्ट की पोजीशन सेमी फ्लेक्स्ड एंड सेमी प्रोनेटेड. मतलब this is supination, this is pronation, and this is semi-pronated. This is flexion, this is extension, this is semi-flexion. So semi-pronated and semi-flexed. And then अंगूठे की तरफ 2 बोल्स होती है, रेडियस एंड अल्ना. तो रेडियस जो होती है, हम लोग रेडियल पल्स लेते हैं हमेशा. अंगूठे की तरफ हम लोगों को 3 फिंगर्स यूज करके पाल्पेट करना होता है और रेस्ट कराना होता है सरफेस पे. ठीक है, इस तरह से. तब तक हम लोग और बहुत तेज प्रेस नहीं करते हैं, हल्का सा प्रेस करते हैं जब हमें पल्स फील हो जाती है. ठीक है. बहुत ज्यादा तेज प्रेस कर देंगे तब भी पल्स फील नहीं होगी, तो जेंटल प्रेशर लगाते हैं बहुत. ये देखिए, ये है सेमी फ्लेक्स्ड और सेमी प्रोनेटेड पोजीशन. रिस्ट को हमने सपोर्ट दिया हुआ है और मिडिल 3 फिंगर्स का हम लोग यूज कर रहे हैं. नाउ पल्स में हम लोग को क्या क्या एग्जामिन करना होता है?
सबसे पहले रेट मतलब 1 मिनट में कितनी बार आपको एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन फील हो रहा है, मतलब कितने बीट्स आपको फील हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, अगर बढ़ जाती है तो उसको हम लोग टेकिकार्डिया कहते हैं, अगर कम हो जाती है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, दैट इज अराउंड 60 to 100। ठीक है, अगर कोई रेंज पूछेगा तो 60 to 100 इज नॉर्मल, एंड व्हाट इज द एवरेज हार्ट रेट, दैट इज 72। 72. ओके, वेरी गुड। Now, the conditions in which tachycardia is seen is exercise, as I have already told, pregnancy, emotional outburst. Any kind of emotion which is over exaggerated is called as emotional outburst. Sympathetic system की activation की वजह से दो systems होते हैं, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic system जो होता है fight or flight action कराता है। जैसे कोई आपके सामने दुश्मन आ गया या कोई प्रेडेटर आ गया, यू गेट स्केयर्ड, आपको डर लगता है और आप या तो लड़ते हो या भाग जाते हो। तो सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से आपके अंदर इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, उसमें भी टैकीकार्डिया मिलेगा। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में फीवर में मिल जाता है टैकीकार्डिया, शॉक की कंडीशन में मिल जाता है। शॉक मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं, सर्कुलेटरी शॉक होता है एक चीज, जिसमें ऑर्गन्स को जितना ब्लड मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो organs get into shock. This is called as circulatory shock. Okay. Now, what are the causes of bradycardia? मतलब हार्ट रेट कम कब हो जाएगा, ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय हो जाएगा, मेडिटेशन, और ब्लडी एरिथमियाज। एरिथमियाज मतलब जो नॉर्मल रिदम चलती है ब्लड की वो डिसरप्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमियाज। ठीक है, ब्रेडी एरिथमियाज मतलब जिसमें हार्ट रेट भी कम हो गया और रिदम भी बिगड़ गई, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेडी एरिथमिया। नाउ व्हाट इज रिदम? रिदम का मतलब होता है रेगुलरिटी इन द पल्स, पल्स कितनी रेगुलर आ रही है, या फिर बीट्स कैसे वेरी कर रहे हैं, रेगुलरली वेरी कर रहे हैं, इरेगुलरली वेरी कर रहे हैं। तीन तरह से हो सकता है। रेगुलर होता है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दिस इज रेगुलर। नाउ इरेगुलर दो तरह से हो सकते हैं, रेगुलरली इरेगुलर और इरेगुलरली इरेगुलर। रेगुलरली इरेगुलर का एग्जांपल देती हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आफ्टर एवरी 2 बीट्स दे द गैप। इरेगुलरली इरेगुलर का एग्जांपल देती हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So you can't predict when the beat is getting missed or when there is going to be a space. That is called irregularly irregular. अब examples, regular variation होता है आपका normally, regularly irregular होगा in the case of second degree heart block. ये examples आपको सिर्फ रटने हैं, इसके बारे में आप डिटेल पे बाद में पढ़ोगे in your future years. अभी आपको सिर्फ examples रटने हैं। इरेगुलरली इरेगुलर बीट मिलेगी एट्रियल फिब्रिलेशन में। फिब्रिलेशन मतलब थरथराहट, जब एट्रिया फिब्रिलेट करेगा तो वेंट्रिकल को प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिल पाएंगे, इरेगुलरली बीट करेगा वेंट्रिकल। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। नाउ द थर्ड कंपोनेंट व्हिच वी एग्जामिन इन द पल्स इज वॉल्यूम ऑफ द पल्स। वॉल्यूम मतलब कितना ब्लड फ्लो कर रहा है यूनिट एरिया से इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, या फिर डिग्री ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आर्टेरियल वॉल। जब आर्टरी की वॉल एक्सपैंड करती है तब हमें पल्स फील होती है। अब वो कितना एक्सपैंड कर रही है दैट इज डिपेंडेंट कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा है इसके थ्रू। अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम है तो एक्सपेंशन कम होगा, और अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज्यादा है तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा। सो दो तरह से हम लोग कह सकते हैं, इधर इट कैन बी हाइपोवॉल्यूमिक या फिर कम हो जाएगा वॉल्यूम, और इट कैन बी हाइपरवॉल्यूमिक। हाइपोवॉल्यूमिक होगा
इन द केस ऑफ सर्कुलेटरी शॉक जो मैंने अभी बताया आपको, जिसमें वॉल्यूम की वजह कम होने की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और जितना ब्लड पहुंचना चाहिए था ऑर्गन्स के पास उतना नहीं पहुंच पाता। और मिलता है आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, उसमें भी ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। और हेमरेज की कंडीशन में, मतलब खून बह गया है, अब पंप करने के लिए कुछ बचा ही नहीं हार्ट के पास, तब भी आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक? लाइक इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में बच्चे की भी नीड्स को पूरा करने के लिए मदर का ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, सो हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन हो जाती है। अनदर कंडीशंस आर अनीमिया, मतलब खून की कमी। अब दिस इज साउंडिंग अ लिटिल बिट कॉन्ट्राडिक्टरी, अनीमिया में हाइपोवॉल्यूमिक क्यों हुआ? अनीमिया इज नॉट ओनली लॉस ऑफ ब्लड, अनीमिया इज डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स अगर कम हो जाएंगे ब्लड में, दैट इज कॉल्ड एज अनीमिया। या फिर अच्छे टर्म्स में अगर डेफिनेशन वाइज बोलना चाहो, इट इज द डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ऑक्सीजन कौन ले जाता है? रेड ब्लड सेल्स ले जाते हैं। अगर रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे उसको हम लोग अनीमिया कहते हैं, ना कि खून की कमी असल में। ठीक है। और कंडीशन जिसमें हाइपोवॉल्यूमिक मिलेगा, फीवर, हाइपरथायराइड। ठीक है, दो तरह से होता है, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड में थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो हाइपरथायराइड में भी हम लोग को हाइपरवॉल्यूमिक पल्स मिलेगी। नाउ शॉक या फिर सर्कुलेटरी शॉक की कंडीशन की पल्स को स्पेशल नाम दिया गया है, रैपिड थ्रेडी पल्स, मतलब बहुत तेज चलेगी पल्स और बहुत हल्की सी महसूस होगी, बिकॉज टेकिकार्डिया भी है उसमें और हाइपोवॉल्यूमिया भी है। तो रैपिड थ्रेडी मतलब धागे जितनी पतली। समझ में आया? सिंक्रोनिसिटी, सिंक्रोनिसिटी का क्या मतलब हुआ? सिंक्रोनस मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, किसी भी चीज को साथ साथ चलने को हम लोग सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। सो अगर दोनों की दोनों रेडियल पल्स इकट्ठा चल रही हैं तो हम लोग कहते हैं नो रेडियो रेडियल डिले, मतलब हम लोग को दोनों पल्सेस इकट्ठा एग्जामिन करनी है पेशेंट की और देखना है दोनों हाथों में, दोनों हाथों की जो रेडियल पल्स हैं उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा टाइम में, दोनों इकट्ठा आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो hereby we examine रेडियो रेडियल डिले, दोनों रेडियल आर्टरीज में कोई डिले तो नहीं हो रहा है। ऐसा कब मिल सकता है? एग्जांपल्स आप लोग नोट कर लो, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, एम्बोलाई इन द ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, these are the few conditions जहां पर रेडियो रेडियल डिले मिल सकता है। ऑल्सो वी फाइंड रेडियो फीमोरल डिले, मतलब रेडियल आर्टरी भी हम लोग एग्जामिन करेंगे और लोअर लिम्ब में फीमोरल आर्टरी भी हम लोग एग्जामिन करेंगे, दोनों इकट्ठा। इकट्ठा करने का यही कारण है कि पहले ब्लड रेडियल आर्टरी में जा रहा है या फिर दोनों जगह इकट्ठा जा रहा है। अब अगर एओर्टा कहीं से कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, एओर्टा कंस्ट्रिक्ट हो गई तो उसके आगे ब्लड कम जा पाएगा या डिले जाएगा, देर में जाएगा, तो हम लोगों को रेडियो फीमोरल डिले मिलेगा इस कंडीशन में। एवरीवन फाइन विद दैट? यस मैम। क्या मैम? Okay. Now, two more things we examine, that is condition of vessel wall. Now, एक कंडीशन होती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एक कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। दोनों में स्लाइड योर वॉल्यूम इज नॉट क्लियर डियर। मैम स्लाइड शो नहीं कर रही, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, स्लाइड शो नहीं हो रही मैम। शो नहीं हो रही है जी ये वाली हो रही है, नहीं हो रही मैम। स्लाइड हो रही है मैम। नो 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 मैम। मैम हो रही है, हो रही है, नहीं मैम नहीं हो रही है। बाकी लोग कह रहे हैं कि हो रही है। मैम उसके में नेटवर्क नहीं होगा।
एक्सक्यूज मी, मैम नहीं आ रही है। बेटा जोर से बोलो थोड़ा। मैम नहीं हो नहीं आ रही रही है। प्रॉब्लम की वजह से। आ रहा है मैम। मैम नहीं शो कर रही मैम। नहीं शो कर रही है। ओके, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। यस मैम नहीं शो कर रही है। भाई जिसके लाइट यहाँ शो शो नहीं कर रही है वो एक भैया बार सुनिए, वेट फॉर अ मिनट बेटा। ये लोग ऐसे क्या करते हैं, ये देखिए किसी ने ये रिज्यूम प्रेजेंटेशन ओनली आप बैठ जाइए, मतलब अब देखिए, आप लिख लीजिए पूछ लीजिए सबसे, क्योंकि ऐसे इन लोग तरफ से क्या होता है, स्टूडेंट अपनी तरफ से करते हैं, शेयर करते हैं। बेटा किसी ने अगर स्लाइड्स को शेयर किया हो तो प्लीज अब ऐसा मत करना। कुछ चाहिए हो तो फिर आपको पीपीटी आपके ग्रुप पे शायद किसी के थ्रू भिजवा दिया जा सकता है जब आप लोग लौट कर आओ। फाइन, यस यस मैम। सबको दिख रही है? यस मैम। ओके, यस मैम। अब मुझे ये बताओ, इससे पिछले वाली स्लाइड ये तुम लोगों ने देखी है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके फाइन। वी शैल मूव ऑन। कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल, मतलब जो आर्टरी है हमारी उसकी क्या कंडीशन है, वो हेल्दी है या वो सिक है। ठीक है, तो दो तरह से हम लोगों के पेशेंट्स में देखा जाता है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस? आर्टरी में कैल्शियम सॉल्ट्स की डिपोजिशन की वजह से हार्डनिंग हो जाती है। ठीक है, हार्डन हो जाती है, टफ हो जाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एंड एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब फैटी प्लाक्स डिपॉजिट हो जाते हैं, फैट डिपोजिशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है आर्टरी की वॉल में, उसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नाउ कंडीशन ऑफ वेसल वॉल इज important for old patients who suffer from arteriosclerosis. This is a very normal process, everyone undergoes this. तो बुढ़ापे के संग नॉर्मली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, वी कांट प्रिवेंट दैट, बट हम लोग को देखना है कितना ज्यादा हो गया है। ठीक है, इसलिए हम लोग कंडीशन ऑफ वेसल वॉल टेस्ट करते हैं। व्हाट डू? वी टेक द रिस्ट एंड वी एग्जामिन द पल्स। सबसे पहले डिस्टल फिंगर, प्रॉक्सिमल फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तीन फिंगर्स होती हैं। डिस्टल फिंगर से हमने आर्टरी को क्लियर किया, रेडियल आर्टरी को खाली किया, प्रॉक्सिमल आर्टरी से रोक दिया और मिडिल फिंगर से एग्जामिन किया, रोल किया उसको। समझ में आया? इधर से हमने आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, अब नया ब्लड नहीं आएगा अंदर, फिर क्लियर किया हमने ताकि कोई ब्लड ना रहे, आर्टरी खाली हो जाए, फिर मिडिल फिंगर से उसको रोल किया। रोल जब हम लोग करते हैं नॉर्मली हम लोगों को कुछ फील नहीं होगा, अभी आप अपने करके देखोगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, बिकॉज हम लोग की आर्टरीज इलास्टिक होती हैं, you cannot feel them. If the blood is not there, you can't feel them. So normal arteries are elastic in nature. But old age में कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं और हार्ड होने की वजह से हम लोग को रस्सी जैसी कुछ फील होती, पतली सी रस्सी है या कोई कॉर्ड है वहां पर, जो कॉर्ड लगाते हैं आप अपने कंप्यूटर में या फिर वायर लगाते हैं, उसकी जैसी फीलिंग आती है ओल्ड एज में। ठीक है, नाउ कैरेक्टर ऑफ द पल्स। कैरेक्टर मतलब चरित्र। व्हाट इज द नॉर्मल वेव फॉर्म ऑफ द पल्स? पल्स के कुछ वेव्स होते हैं जैसे कि पी वेव, टाइडल वेव, डायक्रोटिक नॉच एंड डायक्रोटिक वेव। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। परकशन वेव या फिर पी वेव का मतलब होता है जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो हम लोग का, अच्छा देखो सबसे पहली बात, ये जो डायग्राम बना हुआ है आपका, दिस इज नॉट फॉर रेडियल आर्टरी, दिस इज फॉर कैरोटिड आर्टरी विच इज इन द नेक। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में हम लोग
मेजर करते हैं और हाथ से नहीं कर सकते. We need a physiograph for this purpose. Physiograph is an instrument which records the movement of a body. ठीक है, तो फिजियोग्राफ की हेल्प से हम लोग एग्जामिन करते हैं कैरेक्टर ऑफ अ पल्स. सबसे पहले जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, ब्लड विल फ्लो इनटू द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जिसकी वजह से हम लोगों को पी वेव मिलेगा. ठीक है, एरो दिखाई दे रहा है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पी वेव मिलेगा बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल. Yes, ma'am. उसके बाद इस पॉइंट पे एक ए वेव भी होता है. ए वेव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिलेड एम्प्टी. जब वेंट्रिकल में थोड़ा सा ब्लड रह जाएगा, उसको भी वो पंप आउट करने की कोशिश करेगा. दैट इज कॉल्ड एज ए वेव. देन टाइडल वेव, जब सारा ब्लड एम्प्टी हो गया, फिर क्या होगा? फॉल इन द प्रेशर होगा. सिस्टोल था यहां तक. इसके बाद फॉल इन द ब्लड होगा. फिर जब ब्लड फॉल करना स्टार्ट करेगा, एओर्टा का जो वॉल्व होता है, एओर्टिक वॉल्व, उसके ऊपर ब्लड रिबाउंड बैक करेगा. ठीक है, ब्लड रिबाउंड बैक करेगा और आर्टरी इलास्टिक होती है, आर्टरी भी रिकनसाइल बैक करेगी. अगर खींची है कोई चीज तो वापस वो अपने फॉर्म में आएगी. दैट इज इलास्टिसिटी. सो इसकी वजह से हम लोगों को ये डायाक्रोटिक नॉच मिलता है. एक नॉच मिलता है, थोड़ा सा और अपस्ट्रोक मिल जाता है बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरी. ठीक है, एनाक्रोटिक नॉच जो ये तुम्हारा छोटा सा था, दिस वाज बिकॉज ऑफ एओर्टिक वॉल्व, and this one is because the diacrotic notch is because of elasticity of your aorta. Then there is a D wave. D wave मतलब जो fall down कर रहा है blood pressure के बाद in the phase of diastole. Systole मतलब contraction, diastole मतलब relaxation. Okay? This is the normal character of a pulse. जब आप लोग हाथ में भी फील करोगे पल्स को, तो आपको फील होगा पहले उठ रहा है, फिर फॉल कर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर फॉल कर रहा है. जब आप कैरोटिड आर्टरी फील करोगे, यू विल फाइंड कि बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस आता है. और फिजियोग्राफ के थ्रू मेजर करोगे, यू विल गेट अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ द वेव्स, जिसमें पी वेव, टाइडल वेव, डायक्रोटिक नॉच और डायक्रोटिक वेव मिलेगी. फाइन, चलो अभी. क्योंकि ये लोग Yes, ma'am. विशेष कर रहे हैं. ठीक है, अब भैया वो चला गया, पीपीटी चला गया. नहीं, पीपीटी चला गया मतलब. सिंपल सा एक PowerPoint नाउ वी शैल बी. बेटा इसको प्लीज शेयर मत करना कोई. शायद आप लोगों को इसका एक कॉपी मिले. ठीक है, आप लोग परेशान मत हो. प्रोबेबली आपको इसका कॉपी मिला, आप नोट डाउन कर सकते हो. आई एम गिविंग यू इनफ प्लेंटी ऑफ टाइम. अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो कोई एक पर्सन उसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वो सब इज फाइन. बट इसको प्लीज अभी शेयर मत करो, इसकी वजह से प्रेजेंटेशन बार बार चला जा रहा है, इसी वजह से. दैट्स माय रिक्वेस्ट. नाउ वी शैल बी डीलिंग विद एबनॉर्मल पल्सेस. नाउ एबनॉर्मल पल्सेस मतलब ये तो नॉर्मल कैरेक्टर मैंने बताया. अब एबनॉर्मल पल्सेस जो तुम्हें पेशेंट्स में मिलेंगे, पल्सस पावर्स मतलब हाइपोवॉल्यूमिक पल्स. जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होगा तो हम लोगों को छोटा अपस्ट्रोक मिलेगा. पार्वस मतलब छोटा, जितना वॉल्यूम होना चाहिए था उतना नहीं है, छोटा वॉल्यूम है तो छोटा पल्स मिलेगा. दैट इज पल्सस पावर्स. पल्सस मैग्नस मतलब बड़ा पल्स. ठीक है, दैट इज सीन इन हाइपोवॉल्यूमिक पल्स. नाउ मतलब जिसमें ज्यादा वॉल्यूम है. पल्सस पावर्स एटार्डस, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, पल्सस पावर्स एटार्डस. दिस इज सीन इन हार्ट फेलियर इन एडवांस कंडीशन, जिसमें छोटा पल्स भी मिलेगा और बहुत देर देर बाद मिलेगा. ठीक है, कार्डियक ब्लॉक में भी मिलता है ये. रैपिड थ्रेडी पल्स में पहले ही बता चुकी हूँ, दैट वाज सीन इन सर्कुलेटरी शॉक. वाटर हैमर पल्स, वाटर हैमर पल्स जो आपकी होती है, दैट इज सीन इन अ पर्टिकुलर कंडीशन कॉल्ड एज एओर्टिक रिगर्जिटेशन. इसमें आपका
डायाक्रोटिक नॉच जो मैं बता रही थी वो नहीं मिलेगा, ठीक है। डायाक्रोटिक नॉच नहीं होने की वजह से एक स्ट्रेट स्टीप डाउन लाइन मिलेगी, जैसे ये था, यहाँ पर आपको डायाक्रोटिक नॉच मिल रहा था, बट एओर्टिक वॉल्व अगर नहीं हुआ तो ये सीधे फॉल डाउन कर जाएगी ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज वाटर हैमर पल्स। अभी आप लोग को सिर्फ एग्जांपल्स रटने हैं, नो नीड टू गेट वेरी fearful अबाउट दिस, सिर्फ रटना है आपको, इसको नोट डाउन कर लो और रट लो। एनाक्रोटिक पल्स, एक एनाक्रोटिक वेव मैंने आपको यहाँ बताई थी, जब ये एग्जैजरेट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हम लोग इसको एनाक्रोटिक पल्स कहते हैं। दिस इज सीन इन एओर्टिक स्टेनोसिस। डायाक्रोटिक पल्स मतलब ये डायाक्रोटिक नॉच के बाद जो डी वेव आ रही थी छोटी सी, ये बड़ी हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी, इसको हम लोग डायाक्रोटिक पल्स कहेंगे, ठीक है। छोटी सी जो ये वेव है ये और बड़ी हो जाएगी। दिस इज सीन इन टाइफॉइड फीवर, ठीक है। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज पल्सेस पैराडॉक्सिस। नॉर्मली क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में पल्स वेरी करता है, जैसे ये देखो पल्स वेरी करता है थोड़ा सा। इंस्पिरेशन के टाइम पे थोड़ा वीक पड़ जाता है और एक्सपिरेशन के टाइम पे थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है पल्स, मतलब इसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है एक्सपिरेशन के टाइम पे और इंस्पिरेशन के टाइम पे थोड़ा कम हो जाता है, बट ये आपका वेरी कर जाएगा। अगर ये उल्टा हो जाए या ये इस पैटर्न में ना आए, दिस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल पल्स या फिर पल्सेस पैराडॉक्सिस। एग्जाम्पल्स रट लीजिए, आपको और ज्यादा नहीं जानना है। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। ओनली एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल एट दिस लेवल। पल्सेस ऑल्टरनांस मतलब एक पार्वस पल्स मिली, फिर एक मैग्नस पल्स मिली, फिर एक पार्वस पल्स मिली, फिर एक मैग्नस पल्स मिली, बड़ी छोटी पल्स ऑल्टरनेट कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज पल्सेस ऑल्टरनांस। दिस इज सीन इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। पल्सेस बिस्फीरियंस मतलब एक पल्स दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। अगर सिंगल पल्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दिस इज सीन इन एओर्टिक स्टेनोसिस प्लस रिगर्जिटेशन। मतलब एक ऐसा एओर्टिक वॉल्व जिसमें स्टेनोसिस भी हो गई है और रिगर्जिटेशन भी हो रहा है उसके थ्रू। दिस इज कॉल्ड एज पल्सेस बिस्फीरियंस। ये कुछ पल्सेस आपको दिखा रही हूँ। दिस इज पल्सेस पावस, दिस इज द नॉर्मल पल्स, दिस इज द पल्सेस पावस, दिस इज पल्सेस मैग्नस, दिस इज पल्सेस बिस्फीरियंस जो अभी बताया मैंने। पल्सेस ऑल्टरनांस, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। बाइजेमिनाई पल्स भी एक होती है जिसमें एक पल्स के बाद एक प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन भी हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज बाइजेमिनाई पल्स। नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। एंड पैराडॉक्सिकल पल्स यानी पल्सेस पैराडॉक्सिस। दो एग्जांपल्स बताए मैंने, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू arterial blood pressure, another important topic for your people. What is blood pressure? It is the lateral pressure exerted by the flowing column of blood on arterial wall. For example, this is your arterial wall. जो बीच में ब्लड फ्लो कर रहा है वो उसकी वॉल पे कुछ प्रेशर डालेगा, ठीक है। जो प्रेशर पूरी वॉल पे ये डालेगा दैट इज कॉल्ड एज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। लेटरल प्रेशर एक होता है मीडियल, एक होता है लेटरल। लेटरल मतलब जो बाहर की तरफ प्रेशर डाल रहा है, दैट इज लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द फ्लोइंग कॉलम ऑफ ब्लड। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। Systolic blood pressure is the maximum pressure exerted on the arterial wall during ventricular systole or contraction, and diastolic blood pressure is the minimum pressure. देखो जब relaxation होगा तो pressure भी fall down कर जाएगा. So it is the minimum pressure exerted on the arterial wall during ventricular
diastole. Now this another thing called as mean arterial pressure. मतलब पूरी कार्डियक साइकिल में जो एक प्रेशर आपको मोस्ट कॉमनली मिल सकता है दैट इज कॉल्ड एज मीन आर्टेरियल प्रेशर या मीन ब्लड प्रेशर. हाउ डू वी फाइंड आउट? ये फॉर्मूला आप लिख लो. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 times of diastolic blood pressure divided by 3. This is the formula through which we find out mean arterial pressure. Any doubt? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ये वाला. ये वाला मीन वाला. हाँ यस मैम. ओके देखो पूरी कार्डियक साइकिल में प्रेशर बढ़ भी रहा था, मैक्सिमम पहुंच रहा था, मिनिमम भी हो रहा था. एक प्रेशर ऐसा जो हम लोग बता दें जो हम लोगों के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो. मतलब आप किसी चीज का मीन निकालते, मीन मोड मीडियन सबने पढ़ा होगा. मीन मतलब जिस मोस्ट कॉमनली मिल सकता है. यस मैम. हाँ, तो मीन आर्टियल प्रेशर इज द प्रेशर exerted during entire cardiac cycle. It's the mean pressure. मतलब इतना इस प्रेशर के मिलने की संभावना आपको ज्यादा है. अगर आप कभी भी मेजर करोगे ये प्रेशर मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है. सो दिस इज, इसका एक फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 times of diastolic blood pressure divided by 3. अब ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में. ठीक है, अभी आपको इसके बारे में बताऊंगी मैं थोड़ा. मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के टर्म्स में हम लोग मेजर करते हैं प्रेशर को. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 times of diastolic blood pressure divided by 3 gives your mean blood pressure. अभी फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है? ये मैथमेटिशियंस को ज्यादा इससे लेना देना है. हम लोग को बीइंग बायोलॉजिस्ट वी आर लीस्ट कंसर्न्ड विद द थिंग. ठीक है, बस रट लो इसको. ओके मैम. Now, how do we measure blood pressure? 3 distinct methods are there. सबसे पहला डायरेक्ट मेथड. अगर आप आर्टरी में डायरेक्टली कैनुला डाल देते हो या मेजरिंग कैनुला डाल देते हो, जैसे कि बीबो लगाते हैं बीबो, वैसे ही हम लोग एक कैनुला डाल देते हैं आर्टरी के अंदर, वो मेजर करता है ब्लड प्रेशर. दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर. ये बहुत पहले यूज हुआ करता था, वो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में. ह्यूमंस में भी यूज नहीं करते थे इसको. कहाँ अब भी यूज करते हैं? पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर आप बाहर से नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको कैनुला डालना ही पड़ेगा. पल्मोनरी आर्टरी कैपिलरी वेज प्रेशर एक चीज होती है, कैपिलरी वेज प्रेशर. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कैपिलरी वेज प्रेशर, इसको निकालने के लिए हम लोगों को डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है. दिस इज इन्वेजिव, मतलब इसको करने में आपको दर्द होगा, पेशेंट को दर्द होगा, इसलिए हम लोग उसको सिस्टमिकली नहीं यूज कर सकते. फाइन. सो इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हम लोग ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? एक्सटर्नली हम लोग प्रेशर लगाएंगे, बाहर से प्रेशर लगाएंगे, इतना प्रेशर लगाएंगे अंदर के प्रेशर को वो काउंटर बैलेंस कर दें. फाइन. जो आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा है उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे जब तक वो काउंटर बैलेंस ना हो जाए. ये मेथड कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड. हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं हमेशा. स्फिग्नोमेनोमीटर सबने एक्सक्यूज मी सम प्रॉब्लम? मैम काउंटर बैलेंस नहीं समझ आया. क्या चीज समझ नहीं आया बेटा? मैम काउंटर बैलेंस. काउंटर बैलेंस देखो, एक प्रेशर ये लग रहा है, उसके अपोजिट प्रेशर लगाओगे तो ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को. प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है तो ये बाहर जाएगा, अंदर की तरफ लग रहा है तो अंदर जाएगा. जब ये दोनों बैलेंस कर देंगे तो वो मूव नहीं करेगा. दिस इज कॉल्ड एज काउंटर बैलेंस. जो बाहर से प्रेशर है वो हमने इतना लगा दिया कि आर्टरी कोलैप्स कर दी. ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, आर्टरी के अंदर नहीं जा रहे हैं. ठीक है. स्फिग्नोमेनोमीटर जो आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्फिग्नोमेनोमीटर, इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर बाय दिस मेथड. दिस इज मोस्ट एक्सेसिबल, एक्सेप्टेबल, इजी टू परफॉर्म, इसीलिए सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. तीसरा मेथड होता है ऑसिलोमेट्रिक मेथड, जो आपका डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन होती है, ओमरॉन वगैरह की जो आती है,
उसमें ऑसिलोमेट्रिक मेथड यूज होता है। ये ऑसिलेशंस ऑफ ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, तो आप लोग को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड एंड गिव्स द मीन आर्टेरियल प्रेशर, जिसके थ्रू हम लोग फिर बाद में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं उस फॉर्मूले से। ठीक है, ये मेथड हम लोग को मीन आर्टेरियल प्रेशर देता है, फिर मशीन उसको डिकोड करती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। नाउ दिस इज अ स्फिग्नोमैनोमीटर। इसमें एक रबर बल्ब होता है, एक कप होता है जिसमें रबड़ वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रीवा रॉकी कप। अभी स्पेलिंग दिखाऊंगी मैं, रीवा रॉकी कप। इसके पार्ट्स आप लोग से एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर आपका एग्जामिनेशन होता है प्रैक्टिकल तो उसमें इसके पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। दिस इज इन्फ्लेटरी रबर बल्ब, रिलीज वॉल्व जहां से एयर को रिलीज या फिल किया जाता है, रबर ट्यूबिंग्स, रीवा रॉकी कप, और ये स्टेथोस्कोप है आपका, उसका यूज मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, दिस इज योर स्फिग्नोमैनोमीटर। ये मरकरी भरा हुआ है इसमें। जैसे जैसे हम लोग इसमें एयर पंप करेंगे वो एक्सटर्नल प्रेशर उसको काउंटर बैलेंस करेगा, आर्टरी पिचकती जाएगी तब तक जब तक कोई आवाज नहीं आती। आवाज हम लोग स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगी इसके बारे में। नाउ इनडायरेक्ट मेथड के भी दो तरीके होते हैं, पाल्पेटरी मेथड एंड ऑस्कल्टेटरी मेथड। भैया लेट तो नहीं हो रहा है? लेट तो नहीं हो रहा है कहीं? बस अभी आपके पास 5 मिनट और 5 मिनट है बस। तो ये इसका दूसरी क्लास भी ठीक है, मैं फास्ट करता हूँ। दो मेथड होते हैं, पाल्पेटरी मेथड एंड ऑस्कल्टेटरी मेथड। पाल्पेटरी मेथड में आपको पल्स लेनी है और स्फिग्नोमैनोमीटर से एयर इन्फ्लेट करके काउंटर बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से बिठा देंगे, पूछेंगे चाय कॉफी तो नहीं पी है। फिर रीवा रॉकी कप यानी जो कप है उसको बांधेंगे क्यूबाइटल फोसा, मतलब जो आपका एल्बो जॉइंट है उसके जस्ट ऊपर, यहाँ पर, यहाँ हम लोग उसको कप को बांधेंगे। ठीक है, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज, 2 फिंगर्स शुड गेट इनसाइड। कफ के अंदर 2 फिंगर्स चली जानी चाहिए, इतना लूज उसको बांधना है। उसके बाद हम लोग को पल्स पाल्पेट करनी है, पल्स लेनी है और पंप करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग बल्ब को। ठीक है, तब तक पंप करेंगे जब तक पल्स चली नहीं जाती है, और उसके भी 20 mmHg ऊपर तक करेंगे। जो मर्करी का लेवल है उसको ऊपर चढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक पल्स चली नहीं जाती है। अब धीमे धीमे वॉल्व को रिलीज करेंगे और मर्करी कॉलम को फॉल करने देंगे। जो हमारा ऊपर चढ़ गया था मर्करी कॉलम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ था, तो हमने इसको 160 तक चढ़ा दिया, फिर धीमे धीमे इसको फॉल करने दिया। किस स्पीड से? 2 to 4 mmHg पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 2 से 4 mmHg तक फॉल कर जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, दोबारा से थोड़ी सी पल्स आना स्टार्ट हो गई है। जब दोबारा से पल्स आना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस मेथड से हम लोग नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, ओनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट कैन बी मेजर्ड बाय दिस मेथड। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑस्कल्टेटरी मेथड, मतलब जहां पर आपको स्टेथोस्कोप लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड। ठीक है, स्टेथोस्कोप से हम लोग सुनते हैं कोरोटोकॉफ साउंड, इसका एक नाम होता है कोरोटोकॉफ साउंड। ठीक है, जब हम लोग कोरोटोकॉफ साउंड सुनेंगे तो हम लोग पता चलेगा कि जब आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है नॉर्मली कोई साउंड नहीं आती है। ठीक है, नॉर्मली कोई साउंड आपको आर्टरी से नहीं सुनाई देगी स्टेथोस्कोप लगाने पर, लेकिन जब आप उसको कंस्ट्रक्ट कर दोगे, जो ब्लड फ्लो रेगुलरली चल रहा था आपका, लेमिनार फ्लो हो रहा था, 2 तरह के फ्लो होते हैं, टर्बुलेंट फ्लो एंड लेमिनार फ्लो। नॉर्मली आप लोग का लेमिनार फ्लो होता है,
एक शीट ऑफ प्लेन के थ्रू ब्लड जाता है, लेकिन जब उसको कंस्ट्रक्ट कर दोगे तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। टर्बुलेंसी की वजह से आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड एज कर्टकॉफ साउंड। सेम प्रोसीजर है, दीवारों की कप आपको बांधना है आम में, ठीक है। उसके बाद स्टेथोस्कोप का जो डायाफ्राम होता है जिससे हम लोग आवाज सुनते हैं, ठीक है, गोल गोल होता है, उसको आपको कफ के नीचे रखना है, ठीक है। कफ के नीचे रखेंगे और इन्फ्लेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पाल्पेट्री मेथड से जो हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर किया था उसके 20 mmHg ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। एक चीज होती है ऑस्कल्टेटरी गैप, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, पहले पाल्पेट्री मेथड से ब्लड प्रेशर ले लेंगे सिस्टोलिक, अब जब उसको कंफर्म कर रहे हैं ऑस्कल्टेटरी मेथड से 20 mmHg उससे ऊपर ही रखेंगे, कोई आवाज नहीं आएगी, फिर हम लोग धीमे धीमे उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। स्टेथोस्कोप काम में लगा हुआ है और हम लोग उसको रिलीज कर रहे हैं, बस मर्क्यूरी कॉलम नीचे फॉल करना स्टार्ट कर जाएगा 2 to 4 mmHg पर सेकेंड की स्पीड से, और सुनते जाएंगे। जब हमें थोड़ी टक 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 की आवाज सुनाई देने लगेगी तो वो हमारा पॉइंट होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके बाद और नीचे उसको फॉल करने देंगे, एक ऐसा लेवल आएगा जब वो आवाज आना बंद हो जाएगी। जब आवाज आना बंद हो जाएगी दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसी पॉइंट को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आवाज आना स्टार्ट हुई दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आवाज आना बंद हो गई तो वो हम लोग का होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हम लोग फिर से प्रोसीजर को रिपीट कर सकते हैं अगर पेशेंट इज ओके विद दैट, सो एज टू रिकन्फर्म आवर रिजल्ट। इसमें किसी को प्रॉब्लम? ब्लड प्रेशर लेने की आप लोग को सिखाया जाएगा, क्लिनिकल चीज है ये, आपको बिना सामने दिखाए आप लोग समझ नहीं पाओगे, तो जो उसका थ्योरी है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। Systolic blood pressure increases with the age, increases because of nicotine, tobacco and caffeine. Systolic blood pressure increases in the pregnancy within physiological limits. अब आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है, प्रेगनेंसी है इसका मतलब ये नहीं कि जितना चाहे उतना ज्यादा बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर। फिजियोलॉजिकल लिमिट्स होती है, कुछ उतना ही बढ़ सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज के समय बढ़ जाएगा, लेटे से खड़े होने पे थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर कम होता है, फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है तुरंत। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान चक्कर खा के गिर जाएगा। सो पोस्चर का इफेक्ट होता है, लेटने से खड़े होने पर 1 सेकेंड के लिए ब्लड प्रेशर फॉल करता है, फिर तुरंत ठीक हो जाता है। क्रॉस लेग्स मतलब पैर मोड़ के बैठने की वजह से 2 से 6 mmHg ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो मेन फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज कार्डियक आउटपुट। इसका एक फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट का, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। गिव मी 5 minutes, I'm just finishing. Now stroke volume is dependent on the end diastolic, ये बेटा आ नहीं पा रहा होगा तुम्हारे पास, end diastolic blood volume मतलब जब रिलैक्सेशन हो चुका है वेंट्रिकल का तो कितना ब्लड वॉल्यूम उसमें भरा हुआ है, ठीक है। एंड डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम विच इज डिपेंडेंट ऑन वीनस रिटर्न। कार्डियक आउटपुट का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक हार्ट पंप कर सकता है और एक बार में कितना ब्लड पंप करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बार हार्ट कंट्रैक्ट किया, जितना वॉल्यूम उसने बाहर फेंका दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 मिनट में कितना कर लेता है दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है आपका वो इस पे डिपेंड करेगा कितना ब्लड उसके अंदर आया था, जितना ब्लड ज्यादा आएगा उतना ज्यादा वो पंप आउट कर पाएगा। एंड डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और एंड डायस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, कितना वेन्स ने वापस किया, पूरी ब्लड की जितनी वेन्स है उन्होंने जितना ब्लड वापस किया दैट इज कॉल्ड एज वीनस रिटर्न। Okay, now diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure is directly proportional to the peripheral vascular resistance.
जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस हमारी वेसल्स में होगी उतना ज्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। मतलब जो आपकी कहते हैं वो है आर्टेरियोल है, वो छोटी होगी तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसमें से फ्लो करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? छोटी आर्टेरियोल में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड फ्लो करने के लिए इन कंपैरिजन टू लार्ज आर्टेरियोल। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैस्कुलर डायमीटर। जितना छोटा डायमीटर उतना ज्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये डायमीटर किस पे डिपेंड करेगा? दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सिंपैथेटिक टोन। अभी मैंने आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बताया था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब फायर करता है तो सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाती है, जो कि आपका वेसल के डायमीटर को छोटा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका ये मतलब है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी। थैंक यू क्लास। कोई अगर आपको डाउट्स हो तो फटाफट पूछ लीजिए।